जब अपराध होने लगे हावी, जब जुर्म का बढ़ने लगे काला साया, तब होता है अपराध का अंत और जुड़ती है जुर्म की कड़ी से कड़ी और अपराधी को लगती है हथकड़ी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हथकड़ी में और मैं हूं आपके साथ अनिल ठाकुर। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे राजस्थान के जुर्म की हर वो कहानी जिससे आपको रहना है सावधान। लेकिन उससे पहले सुपरफास्ट अंदाज में देखते हैं देश के कोने कोने से आई क्राइम की खास खबरें। राजसमंद में धारदार हथियार से युवक को धमकाने का आरोप, चारागाह भूमि को लेकर दो पक्षों में विवाद, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, परिजनों ने पुलिस पर लगाया कार्रवाई न करने का आरोप। कोटा में फरार आरोपियों को पकड़ने गए पुलिसकर्मियों पर हमला, पुलिस कांस्टेबल पर चाकू से किया हमला, दो पुलिस कांस्टेबल घायल, आरकेपुरम थाना इलाके का मामला। झुंझुनू के टॉक छिलरी गांव में किसान पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला, ट्रैक्टर के नीचे फेंककर मारने की कोशिश, 30,000 रुपए लूट कर दी जान से मारने की धमकी, हमले की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। सीकर में युवक पर बदमाशों ने की फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने की गोलीबारी, फायरिंग में युवक घायल, अस्पताल में भर्ती। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 2 बीघा जमीन के लिए बुजुर्ग की हत्या, चकटू के एसपीएम में खेत में बनी ढाणी में मर्डर, 2 परिवारों के बीच जमीन को लेकर विवाद, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। गंगापुर सिटी में युवक की हत्या कर शव जमीन में दफनाया, 3 दिनों से लापता युवक का मिला शव, बिनेगा गांव का रहने वाला है युवक। बाड़मेर में पैसों के विवाद में भाई का खून, पिता के अंतिम संस्कार में खर्च रकम पर विवाद, छोटे भाई ने कुल्हाड़ी से बड़े भाई की हत्या की, बीजराड़ थाना क्षेत्र के नवातला जैतमाल गांव की घटना। झालावाड़ में अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने 30 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार, गिरोह का मास्टरमाइंड रामावतार सैनी गिरफ्तार, गिरोह से 52,69,000 रुपए बरामद। भीलवाड़ा में कुएं में मिला लापता युवती का शव, 5 दिनों से लापता थी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, भीलवाड़ा के अंटाली गांव का मामला। बालोतरा के टापरा में सामूहिक आत्महत्या से सनसनी, महिला ने 3 बच्चों के साथ किया सुसाइड, पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या। सात अक्टूबर को बदमाशों ने रमेश रुलानिया की गोली मारकर हत्या कर दी थी। रमेश को रोहित गोदारा के नाम से रंगदारी की धमकी दी गई थी। वारदात व्यापारी रमेश रुलानिया की हत्या ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग का लोकल नेटवर्क पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। जयपुर, श्रीगंगानगर, अलवर, बीकानेर और नागौर जैसे शहरों में इस गैंग के लोकल गुर्गे लगातार सक्रिय हैं। पुलिस के कई ऑपरेशन और गिरफ्तारियों के बावजूद गैंग राजस्थान के व्यापारियों और प्रतिष्ठित लोगों को न सिर्फ निशाना बना रहा है, बल्कि रंगदारी के लिए धमकाने का सिलसिला भी जारी है। कुचामन सिटी में व्यापारी रमेश रुलानिया की हत्या ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी थी। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी गैंगस्टर वीरेंद्र चारण ने ली थी। सोशल मीडिया पर वीरेंद्र चारण नाम की आईडी से एक पोस्ट के जरिए दावा किया गया कि रुलानिया ने उसे अपमानित किया था, जिसका बदला लेने के लिए ये हत्या की गई। हत्यारों ने व्यापारी पर उस समय फायरिंग की जब वो वर्कआउट करने जिम में आए थे। 3 नकाबपोश बदमाश जिम में पहुंचे और रुलानिया पर फायरिंग कर दी। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल रमेश रुलानिया को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इसी डीरवाना हत्याकांड में अब पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि मामले में आरोपी गणपत गुर्जर ने कारोबारी रमेश रुलानिया पर गोलियां चलाई थी। आरोपियों की योजना 6 अक्टूबर को ही कारोबारी को मारने की थी। 6 अक्टूबर को जिम बंद था, इसलिए उस दिन प्लान नाकाम रहा। 7 अक्टूबर को जैसे ही जिम खुला, आरोपी दोबारा मौके पर पहुंचे। शूटर गणपत जिम के अंदर गया, उसका साथी जुबेर सीढ़ियों पर खड़ा रहा। गणपत ने अंदर जाकर टारगेट की पहचान की और रमेश रुलानिया पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोलीबारी के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इस पूरे हत्याकांड में अब तक इन 4 मुख्य आरोपी समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
चारों मुख्य आरोपियों से अब तक जितना इंटरोगेशन हुआ है तो उसमें कई चीज़ें सामने आई हैं, जैसे कि इन आरोपियों के और जो इस पूरे हत्याकांड के कर्ता धर्ता है वीरेंद्र चारण और रोहित गोदारा, उनके बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जीतू चारण। तो जीतू चारण का नाम सामने आने पर जिला पुलिस ने 25,000 का इनाम उस पर घोषित कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में इन लोगों का सहयोग करने में, पूरी कॉन्स्पिरेसी रचने में और इसको एग्जीक्यूट कराने में जीतू चारण की बड़ी भूमिका सामने आई है। अब तक के इनके इंटरोगेशन में ये चीज़ सामने आई है कि 4 अक्टूबर को जो हथियार इस हत्याकांड में इस्तेमाल हुए वे जीतू चारण के द्वारा इनको उपलब्ध कराए गए थे। उन हथियारों के संबंध में डिटेल में इनसे इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। इन्होंने 7 तारीख को इस हत्याकांड को अंजाम दिया। उससे पहले 5 अक्टूबर को आके यहाँ पर 3 आरोपियों ने रैकी की थी, जिसमें महेश, गणपत और जुबैर यहाँ पर आए थे, जो अब तक चीज़ सामने आई है। 6 अक्टूबर के दिन भी ये लोग इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए कुचामन में आए थे, परंतु उस दिन किसी कारणवश जिम बंद होने की वजह से इस घटना को ये कारित नहीं कर पाए और पुणे 7 अक्टूबर को आके इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अजमेर जिले के बदमाश जितेंद्र चारण और जीतू की इस हत्याकांड में बड़ी भूमिका सामने आई है। इस पूरी साजिश में जीतू गैंगस्टर रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण और इन चारों आरोपियों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। जीतू चारण ने शूटर तैयार किए और उन्हें हथियार मुहैया करवाए। पवन चारण की मदद से शूटरों को प्रशिक्षित किया। फर्जी सिम कार्ड के जरिए अपने गैंग के सदस्यों से संपर्क रखा। शूटरों को कहा कि काम पूरा होने पर वो रोहित गोदारा गैंग के खास सदस्य बन जाएंगे। आश्वस्त किया कि काम खत्म होने के बाद सभी के घर मोटी रकम भेज दी जाएगी। वारदात के बाद जीतू ने इन आरोपियों से संपर्क तोड़ लिया। पुलिस जीतू की तलाश में जुटी है। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। अब तक के साक्ष्यों के अनुसार जो इनसे इंटरोगेशन में चीज़ें आ रही है, उनको हम लोग अपने टेक्निकल साक्ष्यों के माध्यम से उन पर एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी निकल के सामने आई है कि वीरेंद्र चारण और रोहित गोदारा का जो एक ग्रुप है, ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से गणपत जैसे, जुबैर जैसे, महेश जैसे लड़कों को आइडेंटिफाई करते हैं और अपना काम निकालने के बाद इनको यूज एंड थ्रो की तरह फेंक देते हैं। अब तक इन लोगों ने जो बताया है कि आखिर का जो हिस्सा था, जब ये लोग भाग रहे थे तो इनके जो हैंडलर्स हैं, इन्होंने इनको सपोर्ट करना बिल्कुल बंद कर दिया गया था और इनको एक तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया था कि इनको ये कह दिया गया था कि या तो पुलिस तुम्हारा एनकाउंटर करे तो एनकाउंटर कर दे या फिर पकड़े जाओ तो पकड़ो। आपको बता दें कि ये सभी आरोपी वारदात के बाद अपना हुलिया बदल कर फरार हो गए थे। उन्होंने अपने सर मुड़वा लिए और अलग अलग नामों से बसों और ट्रेनों में दक्षिण भारत के राज्यों में सफर करते रहे ताकि उनकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके। लेकिन उनकी चालाकी उन्हें कानून से बचा नहीं पाई। पुलिस ने नई तकनीक की मदद से ट्रैकिंग कर आरोपियों की लोकेशन का पता लगा लिया। पुलिस ने मुख्य 3 आरोपी गणपत, महेश और धर्मेंद्र को कोलकाता से गिरफ्तार किया, जबकि चौथा आरोपी जुबैर अहमद मध्य प्रदेश के इंदौर से पकड़ा गया। इस पूरे मामले में ये बात भी सामने आई है कि वीरेंद्र चारण, जो कि इस पूरे मामले में रोहित गोदारा के साथ जुड़ा हुआ था और जिसने सोशल मीडिया पोस्ट करके इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी, उसी ने इन सारे आरोपियों को वीडियो कॉल के माध्यम से हथियार चलाने का ट्रेनिंग दिया था और हथियार चलाना सिखाया था। इसके बाद में इन आरोपियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस को इस मामले में जितेंद्र चारण की तलाश है, जो कि इस पूरे मामले में दोनों के बीच में रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के साथ में, इन आरोपियों के साथ में जुड़ा हुआ था, जिसने उनको हथियार उपलब्ध करवाए और जिसने ही इन लोगों से कहा था कि इन आरोपियों को ये इस बात का आश्वासन दिया था कि आपको मोटी रकम दी जाएगी और आप गैंग में जुड़ जाइए। और पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही है और कड़ियों को जोड़कर मुख्य आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश लगातार जारी है। कैमरामैन सुशील कुमार के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। जयपुर में एक तेज रफ्तार ऑडी कार से हादसा होता है। इसकी चपेट में दूसरी कई गाड़ियां आती हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी चलाने वाला नाबालिग और वो राजस्थान के पूर्व मंत्री का बेटा है। यह भी आरोप लग रहा है कि वो हादसे के बाद धमकाने का आरोप लगा रहा है पूर्व मंत्री का बेटा। इस मामले में बहस तेज हो रही है। सवाल यह है कि नाबालिग को ऑडी कार क्यों चलाने दी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 150 की रफ्तार, बेकाबू ऑडी कार। नाबालिग ड्राइवर, पिता के नाम की अकड़। यह मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर का है।
इस ऑडी कार को देखिए और जिन गाड़ियों से ये टकराई है उनकी हालत देखिए। तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी जबरदस्त हुई होगी। बताया जा रहा है कि ऑडी कार करीब 150 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रही थी, बेकाबू होकर दूसरी गाड़ियों से टकरा गई। हादसे में कुछ लोगों को चोट आई, गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। लेकिन जो गाड़ी चला रहा था उसके तेवर गाड़ी की स्पीड से भी ज्यादा तेज बताए जा रहे हैं। जो सामने आया है उसके मुताबिक गाड़ी चलाने वाला लड़का नाबालिग है। वो राजस्थान के पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा का बेटा है। लड़के पर आरोप है कि वो हादसे के बाद अकड़ दिखाने लगा। ये आरोप है कि उसने खुद को मंत्री का बेटा बताते हुए धमकी दी, लोगों से मारपीट भी की। बताया जा रहा है कि घटना के बाद जब पीड़ित पुलकित ने ऑडी गाड़ी के ड्राइवर से बात की तो उसने खुद को पूर्व एमएलए का बेटा बताया। पुलकित अपनी दोस्त सुरभि के साथ उसके भाई के इलाज के लिए ब्लड लेकर जा रहा था। इस दौरान पीछे से तेज गति से आ रही एक ऑडी ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी थी। उसके ऑडी की गाड़ी तो मेरे हिसाब से 130 से 120 के हिसाब से होगी, और जो स्विफ्ट गाड़ी थी ना वो तो यानी कि अगर ये पेड़ नहीं होता तो वो यानी कि वो जो दूसरी है ना आईएएस वगैरह को अपार्टमेंट वहां जाके घुसती, और पीछे की सीट पे कोई बैठा था वो तो 100% एक्सपायरी होता उस गाड़ी में। तो ये पोजीशन थी उसकी। तो बहस तो हुई थी, वो तो ऐसे कह रहा बताया था तो नई गाड़ी दिला दूंगा मैं तुमको, तो ऐसे कह रहा था। यानी पैसे का पावर का इतना यूज करने का मैं तो अचंभित हूँ कि इस तरीके से लोग कह देते हैं कि नई गाड़ी दिला दूंगी, यानी कि आदमी कोई वैल्यू नहीं बची यहाँ पर इंसान की। मान लो उसके लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, अगर पीछे होते वहां पर तो 100% एक्सपायर होते। इस बीच पूर्व मंत्री ने अपने बेटे के बचाव में सफाई दी है। एनडीटीवी की बातचीत में उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, हालांकि धमकाने वाली बात से इनकार किया है। पूर्व मंत्री के मुताबिक पिता का नाम इसलिए लिया ताकि गुस्साई भीड़ उस पर हमला न कर दे। राजकुमार शर्मा ने यह भी कहा कि उनका बेटा पुलिस स्टेशन भी गया था। पूरे मामले में किसी तरह का राजनीतिक या प्रशासनिक प्रभाव इस्तेमाल नहीं किया गया। ये जो ऑडी कार है ये वही कार है जिससे एक्सीडेंट किया गया। इसका जो पूरा आगे का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। जो एयर बैग है वो पूरी तरीके से खुल गए हैं। फिलहाल पुलिस ने इस कार को कस्टडी में रख लिया है। देखिए कितना भीषण हादसा हुआ होगा कि एयर बैग जो है वो खुल चुके हैं और पीछे तक के एयर बैग जो चारों हैं वो खुले हैं। और जो पीछे से इस गाड़ी ने टक्कर मारी थी उस कार को, जो कार सामने थी, स्विफ्ट जो कार जो खड़ी थी वो सामने खड़ी हुई थी, उसको पीछे से टक्कर मारी। फिलहाल पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच कर रही है और पुलिस की हर संभव कोशिश है कि वहां पर जाकर, जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ वहां पर जाके सीन को रिक्रिएट करके जांच करने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से गाड़ी की रफ्तार क्या थी, किस तरीके से क्या कोई मैकेनिकल फेलियर हुआ, क्यों ये जो हादसा है ये हुआ। ये घटना बुधवार की है। जयपुर के महाराणा प्रताप सर्किल में हरियाणा नंबर वाली इस ऑडी कार ने दूसरी गाड़ियों को टक्कर मारी थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑडी कार के एयरबैग्स खुल गए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्व मंत्री ये भी कह रहे हैं कि घटना के बाद वो खुद मौके पर गए, जिन्हें नुकसान हुआ उनकी भरपाई की बात कही। लेकिन सवाल ये है कि नाबालिग के हाथ में गाड़ी कैसे दी गई। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 199A के मुताबिक अगर बच्चा नाबालिग है या चालक नाबालिग है तो उसके परिजनों और वाहन मालिक की ही जिम्मेदारी होती है अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे में अगर उस बच्चे की एज नाबालिग पाई जाती है और अगर ये बात प्रूव हो जाती है कि गाड़ी मंत्री का बेटा युवराज शर्मा ही चला रहा था तो मंत्री की मुसीबतें भी और बढ़ सकती हैं। फिलहाल इस मामले में अनुसंधान इकाई, जो ट्रैफिक अनुसंधान इकाई है, वो पूरी तरीके से जांच कर रही है और जांच के बाद ये साफ सामने आ पाएगा कि गाड़ी कौन चला रहा था, गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है और हादसा जब हुआ तो किसकी गलती हुई। फिलहाल पीड़ित ने इस मामले में प्रतापनगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। शिकायत में बताया गया है कि उसने, जो युवराज शर्मा था, उसने खुद को एमएलए का बेटा बताया और घटना के बाद धमकाया भी। विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस कई तरह के अभियान चला रही है और इसमें पुलिस को सफलता भी मिल रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने जोधपुर रिंग रोड से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है जो सोने की तस्करी में लंबे वक्त से लिप्त थे। इन आरोपियों के पास से जो सोना बरामद किया गया है उसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
नागौर की सदर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए कीमत का 873.76 ग्राम अवैध सोना जब्त किया है। ये सोना सऊदी अरब से लाया गया था। सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि तस्करों ने कस्टम की सख्ती से बचने के लिए दिल्ली, मुंबई या जयपुर के बजाय अब जोधपुर एयरपोर्ट को अपना नया ट्रांजिट पॉइंट बना लिया था। इस भंडाफोड़ के साथ पुलिस ने सोने की सप्लाई के लिए इस्तेमाल हो रही एक गाड़ी को भी जब्त करने के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि तस्करों का ये सिंडिकेट सऊदी अरब, दुबई और मस्कट से सोना लाकर शेखावाटी क्षेत्र के ज्वेलर्स को बेचता था। नागौर जोधपुर रिंग रोड पर नागौर पुलिस ने सदर थाने के साथ नाकेबंदी की थी। इस दौरान गाड़ी में सवार कुछ लोग दिखाई दिए, जिनसे पूछताछ की गई तो संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाया। जिस वक्त गाड़ी की तलाशी ली गई तो उनके पास से 873 ग्राम से ज्यादा सोना बरामद हुआ, जिसका बाजार मूल्य 1 करोड़ से ज्यादा है, जिसे नागौर पुलिस ने जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि लंबे समय से फरार विभिन्न अपराधों में संयुक्त आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर नागौर एसपी मृदुल कछावा के निर्देश में नाकेबंदी कर धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। मामले में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से विदेश से सोने की तस्करी कर रहे थे और पहले भी सोना लाकर बेच चुके थे। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। सऊदी अरब से छुपा के ले आए थे, एयरपोर्ट से उतर के ही आए थे सीधे। उनको डिटेन किया है, सोने को जब्त किया है और कस्टम डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट को सूचना दी गई है। कस्टम डिपार्टमेंट है वो इनसे जो आरोपी है ये कितनी बार भारत में आए, कितनी बार किन किन लोगों से टच में थे, कहाँ से आ रहे हैं, वहाँ क्या काम कर रहे हैं, तो इस बारे में संबंधित क्यों अंतर्राष्ट्रीय इसमें कई सहयोग लेना पड़ेगा। तो वो सारी जो एजेंसी इनकम टैक्स और कस्टम है वो इसमें गहनता से आगे की जांच है वो करेंगे। ये तस्कर लंबे समय से अवैध रूप से गोल्ड तस्करी के कारोबार से जुड़े हुए थे और पहले दिल्ली और जयपुर के एयरपोर्ट के जरिए गोल्ड तस्करी का काम किया करते थे। लेकिन बीते कुछ समय से दिल्ली और जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की सख्ती के बाद अब इन्होंने नया रूट तलाशा था। अब ये तस्कर जोधपुर एयरपोर्ट के जरिए गोल्ड भारत लाते थे और उसे अलग अलग क्षेत्रों में खपाते थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे सघन पूछताछ जारी है। नागौर से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी। पहली बार सरकारी योजनाओं को ठगने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का बड़ा भांडाफोड़ हुआ है। झालावाड़ पुलिस के ऑपरेशन शटडाउन ने ठगी के एक ऐसे नेटवर्क को उजागर किया है जो किसानों और पेंशन धारकों के नाम पर सरकारी खजाने को लूट रहा था। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन शटडाउन के तहत पुलिस ने पहली बार सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। इस ऐतिहासिक अभियान में पुलिस ने 30 आरोपियों को दबोचा है, जिसमें मास्टरमाइंड रामावतार सैनी भी शामिल है। पुलिस को इस कार्रवाई में 52,69,000 रुपए नकद, 14 लग्जरी कारें, 35 लैपटॉप, कंप्यूटर, सैकड़ों बैंक और पहचान दस्तावेज मिले हैं। पूरी कार्रवाई बेहद गोपनीय रखी गई। 70 पुलिस टीमों ने लगातार 70 घंटे तक राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर एक साथ छापे मारे। जिला मुख्यालय में खास साइबर कंट्रोल रूम बनाया गया था। खुद पुलिस अधीक्षक अमित कुमार इसकी निगरानी कर रहे थे। फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस करके पिछले 2.5 महीने में लगभग इस नेटवर्क की जड़ों तक हम लोग पहुंचे। उसके बाद में साइबर थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें शिव भवानी मंडी को जांच सुपुर्द की गई। हमने 30 चूँकि ऐसे संदिग्ध लोग थे जिनकी पहचान इस दौरान जो इतने दिनों में जो होमवर्क हुआ उसमें पहचान हुई, तो 30 टीमों का गठन किया गया है। उसमें एक सहायक अनुसंधान अधिकारी, एक ऑपरेशनल हेड इंचार्ज, एक साइबर का कांस्टेबल, एक महिला कांस्टेबल और एक ऐसा कांस्टेबल जिसने उस संदिग्ध आरोपी उसकी जगह को जियो टैग कर रखा है। उनकी सबकी पहचान सुनिश्चित होने के बाद में 30 टीमों द्वारा रेड की कार्रवाई को अंजाम में लिया गया। उन 30 टीमों के साथ में 30 रिजर्व टीम रखी गई और 10 थानों में सपोर्ट के लिए थानों में टीमें रखी गई। लगभग 70 टीमों ने 2 राज्यों के 4 जिलों में एक साथ सुबह 6 से 7 के बीच में लगभग रेड हमने की। मास्टरमाइंड रामावतार सैनी सरकारी पोर्टलों की गहरी जानकारी रखता था। वो गरीब ग्रामीणों से आधार और बैंक खाते लेकर उन्हें फर्जी लाभार्थी बताता, फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पेंशन और राहत योजनाओं से करोड़ों रुपए इन खातों में ट्रांसफर करवाकर एजेंटों के जरिए वसूली करता था। मामले की जांच के लिए विशेष एसआईटी गठित की गई है। भारतीय स्टेट बैंक के विशेषज्ञ अधिकारी भी इस वित्तीय घोटाले का विश्लेषण कर रहे हैं।
5,000 ऐसे अकाउंट थे। अभी सुबह तक 11,000 ऐसे अकाउंट मिले हैं जिनका इस्तेमाल किया जाना था इस संदिग्ध फ्रॉड के लिए। अब अभी हो सकता है 30-40% ही हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस का पार्ट हो। आगे एनालिसिस में काफ़ी सारे खुलासे होने की पूरी संभावना है, इसीलिए हमने SIT का गठन भी किया है। ऑपरेशन शटडाउन ने ये साबित कर दिया है कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि राजस्थान पुलिस की पहचान बन चुका है। ये कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी साइबर क्राइम रेड मानी जा रही है, जिसने सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़े के एक नए रैकेट को उजागर किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। झालावाड़ एसपी का कहना है कि अभी इस मामले में आगे भी छानबीन जारी है और आगे भी इसमें कई गिरफ्तारियां होंगी तथा कई सामान इसमें और भी जब्त होने वाले हैं और नकदी और अन्य सामग्री भी इसमें आगे मिलने वाली है, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबी चेन इस पूरे मामले में होने की बात अब तक सामने आ रही है और उसको धीरे धीरे पुलिस बाहर निकाल कर ला रही है तथा पुलिस का कहना है कि जो भी लोग इसमें शामिल रहे हैं उनमें से एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। NDTV के लिए झालावाड़ से रियाज खान। तो पहली बार सरकारी योजनाओं को ठगने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का बड़ा भांडाफोड़ हुआ है। रिपोर्ट आपको हमने दिखाई। झालावाड़ पुलिस के ऑपरेशन शटडाउन ने ठगी के ऐसे नेटवर्क को उजागर किया है जो किसानों और पेंशन धारकों के नाम पर सरकारी खजाना लूट रहा था। लगातार इस तरह की जो कार्रवाई है वो पुलिस की तरफ से देखने को मिल रही है।